नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज। इस सीरीज में हम जून 2024 से लेकर 10 जुलाई 2025 तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उन सभी का हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए इसका जो पहला पार्ट है उसकी शुरुआत करते हैं। पहला है इसमें डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट। डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा तथा किस सेक्टर के लिए जारी की गई? डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा तथा किस सेक्टर के लिए जारी की गई? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी की गई तथा बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं एवं बीमा सेक्टर के लिए जारी की गई। किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। तथा किस सेक्टर के लिए जारी की गई? बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा सेक्टर के लिए जारी की गई। अगला है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया? नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। अगला है पीएम मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया? तो ये ब्रिज कहाँ है? सबसे पहले ये बताना, ये ब्रिज कहाँ है? ये ब्रिज है तमिलनाडु में है तथा इसका नाम है न्यू पंबन रेल ब्रिज इसका नाम है। यह ब्रिज मुख्य भूमि को रामेश्वरम से जोड़ता है। अगला है किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? बताना है कि किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान में 275 स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं पर स्थित गांवों के विकास के लिए पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में किसकी मंजूरी दी है? तो इसमें बताना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो सीमाओं पर स्थित जो गांव हैं उसके विकास के लिए किस योजना की मंजूरी दी है? तो योजना का नाम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड की मंजूरी दी गई है। अगला है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किस कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी 28 मार्च 2025 को? तो वो कॉरिडोर का नाम है पटना आरा सासाराम कॉरिडोर की मंजूरी 28 मार्च 2025 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दी। अगला है कि 26 मार्च 2025 को यूपी के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला? यूपी के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला? तो उस जिले का नाम है बलिया में मिला, जो कि ओएनजीसी द्वारा इसको खोजा गया। अगला है किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? यूपी का कौन सा राज्य है जो डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा किया है? यूपी के वाराणसी। इसमें बताना है कौन से राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है। तो यूपी ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है और यूपी के वाराणसी में ये डॉल्फिन सफारी बनेगा। अगला है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई?
तो ये शुरू की गई सूरत, गुजरात में शुरू की गई। अगला है भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की, तो उस राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब राज्य में विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की गई, ये भारत का पहला राज्य बना। अगला है कि ग्रेट बैंड डैम ये चीन की बांध परियोजना है। ग्रेट बैंड डैम जो है चीन की बांध परियोजना है। चीन द्वारा ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? यरलुंग त्सांगपो नदी पर ये बनाया जा रहा है। ये चीन की बांध परियोजना है, ये यरलुंग त्सांगपो नदी पर बनाया जा रहा है। अगला है भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है बिचौली हप्सी जो कि इंदौर में है, वहाँ पर स्थापित किया गया है। अगला है पीएम युवा 3.0 योजना जो कि 11 मार्च 2025 को किस मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई? तो ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये शुरू की गई। अगला है भारत ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए किस नए कार्यक्रम की घोषणा की? तो उस नया कार्यक्रम का नाम है बोधी, BODHI, जिसका फुल फॉर्म है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भारत ने युवाओं को कौशल प्रदान कराने के लिए बोधि नामक कार्यक्रम की घोषणा की। अगला है एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल। एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक रिपोर्ट किसने जारी की? जो मार्च 2025 में जारी की गई थी। ये यूनेस्को के द्वारा जारी की गई। ठीक है। अगला प्रश्न है कि म्यांमार में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान कराने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? जो म्यांमार में जब भूकंप आया था तो वहां पर सहायता प्रदान कराने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो उस ऑपरेशन का नाम है ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। अगला है सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइंस बनी। सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइंस कौन सी बनी? इंडिगो एयरलाइंस। तथा पहली कौन सी है? कतर एयरवेज पहली है और दूसरी बनी इंडिगो एयरलाइंस। अगला है जैव अर्थव्यवस्था के मामले में जो प्रथम स्थान पर है वो महाराष्ट्र है तथा दूसरे स्थान पर यूपी का स्थान है जैव अर्थव्यवस्था के मामले में। अगला है ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी किया? एक रिपोर्ट है ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 रिपोर्ट किसने जारी किया? ये जारी किया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय तथा सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट में SEEA तथा एनर्जी अकाउंट अध्याय जोड़ा गया। कौन सा अध्याय जोड़ा गया? SEEA तथा एनर्जी अकाउंट अध्याय जोड़ा गया। अगला है भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? तो बेस है INS वर्षा का जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया गया? जो कि MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया गया ये बताना है। तो स्थापित किया गया एम्स नई दिल्ली में, नई दिल्ली के एम्स में स्थापित किया गया। हाल ही में कोल्लम जो कि केरल का जिला है वहां पर खोजी गई नीले पानी की शैवाल प्रजाति कौन सी है? तो उस प्रजाति का नाम है सेठिया रोजेम माइलेंसिस। इस प्रजाति का नाम है जो कि कोल्लम जिला केरल में
खोजी गई। अगला है चंद्रयान-5। चंद्रयान-5 मिशन की घोषणा इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने की तथा इस मिशन में सहयोगी देश बना जापान। चंद्रयान-5 मिशन का जो सहयोगी देश है वो जापान है। इसकी घोषणा इसरो अध्यक्ष वी नारायणन के द्वारा की गई। अगला है उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये स्थापित की जा रही है गोरखपुर, जो कि हरियाणा में स्थित है। वहाँ पर ये उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना स्थापित की जा रही है। अगला है भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है यूपी का अनमोल रत्न पुरस्कार किसको मिला? तो इस यूपी का अनमोल रत्न पुरस्कार मिला था निखिल सिंघल को। किसको मिला था? निखिल सिंघल को। अगला है किस बॉलीवुड अभिनेता को फिट इंडिया आइकॉन के लिए नामित किया गया? तो उनका नाम है आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन के लिए नामित किया गया। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 तथा 342। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 तथा 342 राष्ट्रपति को एससी और एसटी सूचियों को अधिसूचित करने तथा संसद को ये सूचियां बनाने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? 341 और 342। अगला है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में अप्रैल 2025 में भारत की दो अमूल्य प्राचीन पांडुलिपियों जिसमें से श्रीमद् भगवद गीता तथा भरत मुनि का नाट्य शास्त्र को स्थान दिया गया। कौन कौन सी दो पांडुलिपियों? श्रीमद् भगवद गीता को तथा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को स्थान दिया गया। किसमें स्थान दिया गया? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। ठीक है। अगला है मार्च 2025 तक देश का सर्वाधिक जीआई टैग वाला जो राज्य है वो यूपी है, जिसका हाईएस्ट 77 टैग प्राप्त है। और इसी बार 2025 में ही कर्नाटक की पट्टेदा अंचू साड़ी को जीआई टैग मिला। यह साड़ी जो कि खेत में काम करने वाले मजदूरों तथा बुनकरों द्वारा उपयोग में लाई जाती है और इसे रफ यूज साड़ी भी कहते हैं। इसको जीआई टैग मिला। ये कर्नाटक की साड़ी है। ठीक है। अगला है वक्फ संशोधन की नई धारा 3A फर्स्ट के अनुसार कोई व्यक्ति तभी वक्फ बना सकता है जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो और उसे समर्पित करने का अधिकार रखता हो। इम्पॉर्टेंट है कि वक्फ की नई धारा 3A फर्स्ट के अनुसार कोई व्यक्ति तभी वक्फ बना सकता है जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो और उसे समर्पित करने का अधिकार भी रखता हो। ठीक है। अगला है कि वक्फ की धारा 3E के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र की भूमि जो कि संविधान की 5वीं तथा 6वीं अनुसूची के अंतर्गत हो, उसको वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भूमि अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार जो भूमि अनुसूचित क्षेत्र हो तथा जनजातीय क्षेत्र हो और जो संविधान की 5वीं तथा 6वीं अनुसूची के अंतर्गत हो, उस क्षेत्र को वक्फ की धारा 3E के अनुसार वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगला है 9 अप्रैल 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहला पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया गया। यह सूचकांक 9 विषयों पर आधारित है। 9 विषयों में पंचायतों के प्रदर्शन को दर्शाता है। ठीक है। ये सूचकांक 9 विषयों में पंचायतों के प्रदर्शन को दर्शाता है। ये सूचकांक 2022-23 के लिए
जारी किया गया और 9 अप्रैल 2025 को जारी किया गया तथा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया। अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 का। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 का चौथा संस्करण जारी किया गया। इसको टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया? टाटा ट्रस्ट के द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 का चौथा संस्करण जारी किया गया। यह रिपोर्ट साल दर साल न्यायिक प्रशासन में सुधार लाने के लिए सरकारों के प्रयास का आकलन करती है। क्या आकलन करती है? साल दर साल न्यायिक प्रशासन में सुधार लाने के लिए सरकारों के द्वारा किए गए प्रयास का आकलन करती है। और इस बार इस रिपोर्ट के अनुसार जो बड़े राज्यों में कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला तथा छोटे राज्यों में सिक्किम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है। अगला है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इस बार 9 अप्रैल 2025 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया तथा इसको एक नया अधिनियम बनाया गया और 9 अप्रैल 2025 से ये प्रभाव में आया। इस नए अधिनियम के अनुसार क्या हुआ? इस नए अधिनियम के अनुसार आपदा प्रबंधन की परिभाषा में अब आपदा जोखिम न्यूनीकरण को भी सम्मिलित किया गया। ठीक है। पिछले अधिनियम में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सम्मिलित नहीं किया गया था, लेकिन इस नए अधिनियम के अनुसार जो कि 9 अप्रैल 2025 को ये प्रभाव में आया है, इस नए अधिनियम के अनुसार आपदा प्रबंधन की परिभाषा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को भी सम्मिलित किया गया। तो ये रहा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की पहली सीरीज। अब मिलते हैं इसकी अगली सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।